बॉयज हॉस्टल। मोंटी नाम का एक बदमाश लड़का अपने लफंगे दोस्तों के साथ दीनदयाल हॉस्टल के गेट पर खड़ा होकर आने वाले नए लड़कों की रैगिंग कर रहा था। तभी गेट पर एक नाटा लड़का आता है। ए डेड फुटिया, इधर आ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दिलीप है। बहुत अच्छा नाम है। चल अब जल्दी से अपने कपड़े उतार और इस पूरे हॉस्टल के चक्कर लगा। नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा। तभी मोंटी का दोस्त दिलीप के सिर पर जोर से मुक्का मारता है। मोंटी भाई ने बोला ना, कपड़े उतार मतलब कपड़े उतारने का। ये देख, बाकी के लड़के कपड़े उतार के खड़े हैं। चल 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 जल्दी अपने कपड़े उतार चल। फिर दिलीप भी अपने कपड़े उतार देता है। उसके बाद काफी लड़कों के साथ मिलकर हॉस्टल का चक्कर लगाने लगता है। ये देखकर मोंटी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी लड़के चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। असली रैगिंग तो आज रात को होगी। रात को ठीक 12 बजे तुम सब हॉस्टल की छत पर आ जाना। और हाँ, जो भी लड़का छत पर नहीं आया, अपने कमरे में छुप कर रहा, उसकी खैर नहीं। तुम सब नहीं जानते हम सब कितने खतरनाक हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। उसके बाद सभी लड़के वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और घड़ी 12 बजने का इशारा करती है। हॉस्टल में आए सभी नए लड़कों के साथ साथ दिलीप भी हॉस्टल की छत पर चला जाता है। मोंटी और उसके दोस्त वहां पहले से ही कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। दिलीप और उसके साथ आए लड़कों को देखकर मोंटी हंसने लगता है और अपनी जेब से उस्तरा निकाल लेता है। हॉस्टल में जो भी नया लड़का आता है, मैं उसका मुंडन करके उसका स्वागत करता हूँ। चलो सब यहाँ नीचे बैठ जाओ जल्दी। हाँ, अब मैं एक एक करके तुम सभी के बाल काट कर तुम्हें गंजा बना दूंगा। नहीं मोंटी भाई, हमारे बाल मत काटो। तुम कोई और काम कहो, हम कर देंगे। ये बकवास बंद कर। ये हमारी रैगिंग का रूल है, हम इसे नहीं तोड़ सकते, समझा? चल जैसे बोला वैसा कर। अभी अगर किसी ने भी ज्यादा चू चपड़ की ना, तो बालों के साथ साथ उसके नाक और कान भी काट देंगे। चलो चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। उसके बाद दिलीप और बाकी लड़के नीचे बैठ जाते हैं और मोंटी एक एक कर सभी लड़कों को गंजा बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो दिलीप के पास पहुंचता है, लेकिन दिलीप के चेहरे को देखकर मोंटी के होश उड़ जाते हैं। दिलीप का चेहरा अचानक जला हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े घाव के निशान थे, साथ ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। अरे यार, ये तो किसी शैतान की तरह दिख रहा है। दिलीप का जला डरावना चेहरा देख मोंटी और उसके साथियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी दिलीप मोंटी के हाथ से उस्तरा छीन लेता है। उसके बाद वो मोंटी के चेहरे पर उस्तरे से वार करने लगता है। मोंटी की भयानक चीख सुनकर उसके साथी घबराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दिलीप सीढ़ियों के पास मौजूद दरवाजे की ओर दिखता है और एक तेज झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खोलो, कोई दरवाजा खोलो। मेरी मर्जी के बिना ये दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए तुम सब वापस यहाँ आ जाओ। तू कौन है और अचानक तू इतना भयानक कैसे बन गया है? हाँ? अरे मुझे तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान लग रहा है। तूने बिल्कुल सही कहा। अब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो सालों पहले मर चुका था। उसके बाद दिलीप अपनी कहानी शुरू करता है। कई सालों पहले दिलीप उस हॉस्टल में रहने आया था। उस वक्त हॉस्टल में राघव नाम का एक बुरा लड़का रैगिंग के नाम पर अपने साथियों के साथ मिलकर नए लड़कों को बहुत परेशान किया करते थे। उसी दौरान राघव की नज़र दिलीप पर पड़ती है। वो दिलीप को भरे बाजार में ले जाता है और वहाँ कैंची से उसके सारे कपड़े काट देता है। उसके बाद राघव दिलीप को डांस करने के लिए कहता है। देखो, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। रैगिंग के नाम पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे यहाँ से जाने दो। कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ मैं यहाँ का बदमाश भी हूँ। चुपचाप मेरी बात मान और हमें किसी हीरोइन की तरह चुमके लगा कर दिखा, वरना तू अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जा पाएगा, समझा गया? देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और फिर मजबूर होकर दिलीप नंगी अवस्था में नाचना शुरू कर देता है। दिलीप की हालत पर किसी को भी तरस नहीं आता, उल्टा वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ राघव मोबाइल में दिलीप की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर काफी देर नाचने के बाद दिलीप थक हार कर नीचे गिर जाता है। आज की रैगिंग खत्म हुई, चलो हॉस्टल में वापस चलते हैं। दूसरी तरफ दिलीप भी किसी तरह अपने कमरे में चला जाता है। दिलीप से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
वो उसी वक्त हॉस्टल के मालिक दीनदयाल के पास जाकर उनसे राघव की शिकायत करने लगता है। सर आपके हॉस्टल में बहुत ही बदमाश लड़के रहते हैं। आज उन्होंने भरे बाजार मेरे कपड़े उतारकर मुझसे डांस करवाया। आप उन्हें हॉस्टल से निकाल दीजिए सर, वरना मुझ जैसे न जाने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे बेकार में तुम छोटी सी बात को बड़ा कर रहे हो। अरे रैगिंग तो आम बात है। उसने तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लिया तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई, है? अरे हर कोई इस दौर से गुजरता है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब चलो चलो जाओ यहाँ से। दीनदयाल का जवाब सुनकर दिलीप को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने पिता को फोन करके सारी बात बता देता है। पिताजी यहाँ का माहौल बहुत बुरा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप मुझे पैसे भेजिए, मैं अपना एडमिशन किसी दूसरे हॉस्टल में करवा लूंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या पहले ही कर्ज लेकर मैंने तेरा वहां एडमिशन करवाया है? तुझे पता नहीं? तुझे गए 2 दिन भी नहीं हुए और तेरे नखरे शुरू हो गए। मेरी बात समझिए ना पिताजी, यहाँ बहुत ही बुरे लड़के रहते हैं। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। देख बेटा, पहले ही तेरी पढ़ाई के पीछे मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज बढ़ गया है। अब और कर्ज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। तू अभी वहां नया गया है तो पुराने लड़के थोड़े दिन तुझे परेशान करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू फिक्र मत कर। इस तरह दिलीप के पिता भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। बेचारा दिलीप अजीब सी उलझन में फंस चुका था। फिर उसी रात जब खाना खाने के लिए दिलीप अपना टिफिन खोलता है तो टिफिन का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। सब्जी की जगह ढेर सारा खून भरा हुआ था और साथ ही मरी हुई छिपकली भी पड़ी थी। दिलीप फौरन घबराकर टिफिन को दूर फेंक देता है। तभी राघव और उसके दोस्त हंसते हुए वहां आ जाते हैं। राघव दीवार पर टंगी दिलीप की पैंट से उसका पर्स निकाल लेता है और सारे पैसे अपनी जेब में डाल देता है। ये बच्चा, तूने उस दिन दीनदयाल बुड्ढे से मेरी शिकायत करके ठीक नहीं किया। अब तुझे इसी तरह रोज मरी हुई छिपकली वाला खाना मिलेगा, समझा क्या? इसके बाद सभी लड़के वहां से चले जाते हैं। राघव दिलीप के सारे पैसे ले गया था। इस वजह से वो बेचारा खाना खरीद कर भी नहीं खा सकता था। 2 दिन भूखा रहने के बाद दिलीप अपने पिता को पैसों के लिए फ़ोन लगाता है, लेकिन दिलीप के पिता कर्ज की दुहाई देकर फ़ोन काट देते हैं। दूसरी तरफ राघव अपने साथियों के साथ मिलकर रोज़ नए नए तरीकों से दिलीप को परेशान किया करता था। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। दिलीप ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। फिर आखिरकार एक दिन तंग आकर दिलीप पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। दिलीप की ये कहानी सुनकर मोंटी और उसके साथी दहशत में आ जाते हैं। मरने के बाद मैं इसी हॉस्टल में भटक रहा हूँ। मैंने राघव और उसके बेरहम साथियों को कार एक्सीडेंट में मार कर अपनी मौत का बदला लिया था। सालों तक यहाँ रैगिंग करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब तुम सब ने वही कहानी शुरू कर दी है और इसीलिए तुम सबको भी मरना होगा ताकि कोई मासूम दिलीप बेमौत ना मरे। उसके बाद दिलीप मोंटी और उसके साथियों को एक एक कर छत से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही उन सभी की मौत हो जाती है।